हाँ बेटा, तो हम बता रहे थे कि भाई किस तरीके से अपना ये चीज़ें होंगी। अगर आईटीआर आप नहीं भरते हो तो ड्यू डेट से लेके जब असेसमेंट कंप्लीट होगा वहाँ तक का डेट का गैप लेंगे हम लोग पीरियड में। और अगर आईटीआर भर देते हो तो कब आपको भरना चाहिए और कब आपने एक्चुअली में फिल्ड किया वहाँ तक का हम लोग डेट लेंगे, मतलब पीरियड लेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। ये यहाँ पे हम लोगों ने बात करी है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमने आपको समझाने की बात करी है। फिर लिखा हुआ है ये वही चीज़ जो हमने नोट ये लिखवाया था ये वाला, वो शायद यहाँ लिख दिया है। फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर्ड इन। अच्छा, अगर आप खुद अपना आईटीआर भर रहे हो तो जो टैक्स लायबिलिटी आप डिक्लेयर किए होगे रिटर्न में उसी पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आप आईटीआर नहीं भर रहे हो, असेसमेंट वाला केस होगा तो इस पे निकालेंगे। असेसमेंट वाला केस नहीं, खुद आईटीआर भर रहे हो तो जो भी आपने टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर किया होगा उस आईटीआर में उस पे आपको टैक्स निकालना इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। फिर आगे बताया गया कुछ और इंटरेस्ट पे करना पड़ता है दूसरे सेक्शन में, ठीक है, तो उनका इससे कोई मतलब नहीं है, ये इग्नोर कर सकते हो। इंटरेस्ट निकालने में कुछ आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिलेगी। ये नहीं कि हाँ आपसे पूछा जाए भैया इंटरेस्ट कैलकुलेट करें कि ना करें, ना, ऐसा कुछ नहीं है। ओबीसी आपको ओबीएच नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इसको शॉर्टकट में हम और बहुत सारे टीचर ओबीएच बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो ओबीएच आपको नहीं मिलने वाला, ये तो फर्जी का पॉइंट था। फिर डिमांड नोटिस इशू नहीं की जाती है इस इंटरेस्ट की, ठीक है, मतलब इसकी कोई डिमांड नोटिस नहीं आएगी कि इंटरेस्ट बना तो आपको भेजे अलग से डिमांड नोटिस इंटरेस्ट के लिए। तो ये फर्जी के पॉइंट है कह सकते हो। इसमें जो पहला पॉइंट है वही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आप आईटीआर भर देते हो तो जो टैक्स लायबिलिटी आपने डिक्लेयर किया होगा उसी पे इंटरेस्ट निकाला जाएगा। आईटीआर नहीं भरते हो तो इस तरीके से निकाला जाएगा। असेसमेंट में कितना टैक्स डिटरमाइंड हुआ, ये 3-4 चीज़ें लेस होंगी, जो बचेगा इस अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद रीअसेसमेंट वही सारा खेल चलेगा, ठीक है। और फर्स्ट 147 का होगा तो फिर वही खेल है, जो 144 में लगेगा वही 147 में लगेगा। बस यही सारी कहानी फिर से लिखेंगे इतनी, बस यहाँ सेक्शन बदल देंगे। तो सेम टू सेम लिखा है, इसमें इतना डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बार बार। अब जो हम लोगों ने ये सेक्शन पढ़ा है इसका क्वेश्चन देखो, क्योंकि जब तक क्वेश्चन करोगे नहीं तब तक मज़ा आएगा नहीं। तो जहाँ हम लोगों ने क्वेश्चन लगा लिया समझ लो वो चीज़ें आपकी हो जाती हैं कंक्लूड, ठीक है। और बस खत्म हो गया, अच्छा है तो भी बहुत सारा है। तो ये रहा हम लोग के सामने सवाल, ठीक है। इस सवाल को हम लोग देखेंगे तो जाके भरा जाएगा। इसी को हमने बोला था कि इसको नहीं घटा सकते, टैक्स पेड अलोंग विद इंटरेस्ट, ये नहीं माइनस होगा, इस बात का ध्यान रखना। यही हम लोगों ने नोट में लिखा था कि आईटीआर के साथ जो आप टैक्स पे करते हो, जिसको आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोलते हो, ठीक है, वो नहीं घट पाएगा। एक एक केस समझेंगे बेटा, ठीक है, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। बहुत ही आराम से इत्मीनान से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। एक केस हम लोग पहले समझने जा रहे हैं। एक केस में 31 जुलाई को आईटीआर भरना चाहिए था और आईटीआर आपने भरा है, डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न कब है 4 दिसंबर, और असेसमेंट कंप्लीट हुआ है 1 मार्च को, ठीक है। 3 चीजें दे रखी हैं। इनकम एज पर रिटर्न है 5,80,000, एसेस इनकम है 6,10,000। एसेस इनकम का मतलब होता है कि असेसमेंट में ये जो चीज लिखी है ये, इसी को एसेस्ड इनकम बोलते हैं, एसेस्ड इनकम, इसको क्या कहा जाएगा, एसेस्ड इनकम। तो वही लिखा हुआ है कि एसेस्ड इनकम कितनी है 6,10,000 और रिटर्न में आपने इनकम कितनी दिखाई है 5,80,000। ओहो, ये एसेस इनकम बेटा हमने थोड़ा गलत लिख दिया है यहाँ, इसको नहीं लिखना है। गलत क्या लिख दिया, तो टैक्स होता है ना उस पर, तो इसको नहीं लिखना है एसेस इनकम, ये नहीं। एसेस इनकम का मतलब है कि असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद कितनी इनकम टैक्स वो कह रहा है इनकम टैक्स ऑफिसर, और रिटर्न में आपने कितनी दिखाई है 5,80,000, तो हमें 6,10,000 पे निकालना होगा, ठीक है। हाइयर लेना होता है क्योंकि असेसमेंट ज़्यादा पे कंप्लीट होगा, मतलब हमें
इसको पकड़ के चलना होता है। आईटीआर में आपने क्या इनकम कोट करी उसको मतलब नहीं होता इतना। एडवांस टैक्स पे किया है घटाना पड़ेगा, टीडीएस पे किया है घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ निकाली जाएंगी, समझो। पहले आपको देखना है कितना आपने लेट किया है। तो आईटीआर अगर भरा है तो आईटीआर भरा है तो कहाँ से कहाँ तक लोगे, 1 अगस्त से लेके दिसंबर तक। आईटीआर ना भरा होता तो आप असेसमेंट तक लेते। यानी अगर इन तीनों को कंपेयर करें, ठीक है, तो इसमें आईटीआर भरा है तो यहाँ से यहाँ तक लोगे, इसमें आईटीआर भरा है तो यहाँ से यहाँ तक लेंगे, इसमें आईटीआर नहीं भरा है तो यहाँ से यहाँ तक पकड़ेंगे। यही देखो यहाँ लिखा हुआ है कि पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कितना होगा। अगस्त से दिसंबर, सितंबर में कंप्लीट होगा, अक्टूबर से जनवरी, और यहाँ अगस्त से फरवरी तक। सिस्टम समझे? वही हम लोगों ने यहाँ पे बेटा लिखा था कि क्या पीरियड होगा आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने का, ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का क्या पीरियड होगा वो हमने आपको बताया किस तरीके से आप पीरियड देखोगे। 6,10,000 एसएस इनकम जो होगी उसी पे इंटरेस्ट निकाला जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। माइनस होंगी चीजें। एसएस इनकम का मतलब है कि इस इनकम पे टैक्स बनना चाहिए था। क्या टैक्स बनना चाहिए था? तो पहले 6,10,000 पे टैक्स निकालेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट अप्लाई होगा। तो एसएस इनकम है 6,10,000, ठीक है। स्लैब रेट लगेगा और स्लैब रेट के बाद जो टैक्स लायबिलिटी आएगी वो 34,500 आ गई स्लैब रेट अप्लाई करने के बाद, ठीक है। कोई सरचार्ज नहीं, कोई सेस नहीं, टोटल सब 34,500 आ गया है। सेस जोड़ने के बाद फाइनल इतना आ गया है। तो चाहे तो इकट्ठा ही सब ना करके सीधा लिख देते कि टैक्स लायबिलिटी ऑन एसएस इनकम। सब लोग हम लोग कैलकुलेटर पे ही कैलकुलेट करके यहाँ पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो कोई नीड नहीं कि इतना चीजें लिखनी पड़ेंगी एग्जाम में। सीधा लिखते एसएस इनकम 6,10,000, फिर लिखते टैक्स लायबिलिटी ऑन एसएस इनकम, कैलकुलेटर पे निकाल लेते 6,10,000 पे सेस जोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं। इसमें से क्या क्या माइनस होगा? ये दो चीजें माइनस होंगी, एडवांस टैक्स और टीडीएस। 10-20 रुपये माइनस हो जाएंगे। बचा कितना? 15,880। लेकिन इंटरेस्ट निकालने के लिए 100 रुपए का फ्रैक्शन इग्नोर करना पड़ता है। यानी इसको 100 रुपए में जब राउंडिंग ऑफ करोगे तो 15,800 आ जाएगा। और 15,800 का ये कैलकुलेशन कैसे है? 15,800 इंटू 1% इंटू 5 महीना, ठीक है। 795 कैसे निकला होगा? छोटा छोटा लिख देते हैं, यहां लिखा हुआ वैसे, ठीक है। एल का मतलब ये वाली फिगर, ए का मतलब ये वाला चीजें, और इंटू 1%। तो कैलकुलेशन का तरीका तो यहाँ लिखा है, उस तरीके से आपका ये सारी चीजें निकल जाएंगी। आते हैं बेटा सेकंड वाले में। सेकंड वाले में भी आईटीआर भरे हो, सेम केस लगेगा। 5,50,000 इनकम होगी, लेकिन रेट कौन सा? स्लैब नहीं अप्लाई होगा, कंपनी है 30% के हिसाब से। 30% के हिसाब से 1,65,000 का टैक्स आया, सेस जोड़ने के बाद 1,71,000 आया। 25,000 एडवांस टैक्स से, 15,000 टीडीएस से, 40,000 हो गया, माइनस कर दिया, यहाँ पहुंच गए। 100 रुपए के राउंडिंग ऑफ करोगे यही फिगर रहेगी, बाकी कैलकुलेशन है। इसके बाद यहाँ आपको फरवरी तक का निकालना है। सारी कहानी बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं 234A का इंटरेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ 140A नहीं है ये, केवल ये इंटरेस्ट। इसमें दो सवाल हैं, ये हो गया मेरा ए पार्ट और ये हो गया बी पार्ट। तो अभी जो सोल्यूशन दिया है वो ये ए पार्ट का है। फिर स्टेट इंटरेस्ट पेबल 234A फॉर द पर्पज ऑफ 140A। 140A असेसमेंट का होता है, तो 140A में कितना टैक्स निकाला जाएगा वो समझना है। बस सब कुछ करना बेटा ऐसा ही होगा। 140A में जो टैक्स निकाला जाता है वो एसएस इनकम पे ना करके जो आईटीआर में इनकम लिखी है उस पे निकाला जाएगा, ठीक है। यानी इसमें आईटीआर नहीं फिल किया है तो सी केस बनेगा ही नहीं, तीसरे वाले में आंसर ही नहीं आएगा उसका, ठीक है। ए लिमिटेड का होगा, इसका नहीं आया क्योंकि आईटीआर नहीं भरा गया है, ठीक है। तो 140A आईटीआर वाला होता है, सेल्फ असेसमेंट को बोलते हैं 140A। तो सेल्फ असेसमेंट में निकालना होगा। तो जो 6, 10 और 5,50 पे निकाले हो वो 5,80 और 5 लाख पे निकलेगा। प्रोसीजर ऐसा ही होगा। 5,80 और 5 लाख पे निकाल के सारी चीजें अप्लाई होंगी। इन्होंने आईटीआर भरा ही नहीं है, इसलिए 140A वाला इंटरेस्ट इनका नहीं निकल सकता। वही सारी चीजें बेटा यहाँ बताई गई हैं, कैलकुलेट करी गई हैं।
तो इसको अपना कर लेना, जैसे समझाया उस तरीके से ये हो जाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा बेटा कि वो केवल 234A वाला इंटरेस्ट पूछ रहा है, 234A पूछेगा तो एसएस इनकम पे लगाएंगे, और 140A वाला पूछेगा तो ITR पे निकालेंगे। निकालने का तरीका बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। तो ये वाला मान लेते हैं कि भाई हो गया आपका। फिर एक सेक्शन और आ रहा है, इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन पेइंग एडवांस टैक्स। अगर एडवांस टैक्स आप नहीं पे करते हो, उसका डिफॉल्ट करते हो, तो फिर इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। ये भी बहुत ही अच्छा सेक्शन है, बहुत ही डिटेल्ड में लिखा हुआ है, 2-2.5 पन्ने तक गया है इसको। चलो पढ़ते हैं। एडवांस टैक्स में आप जानते हो कि 3-4 इंस्टॉलमेंट में आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। 2 बातें हैं, एडवांस टैक्स पे ही नहीं किया तो भी आपको ये सेक्शन हार्म करेगा, और अगर एडवांस टैक्स 90% से कम पे किया तो भी आपको हार्म करना पड़ेगा। मतलब एडवांस टैक्स भरा तो, लेकिन जो टोटल एडवांस टैक्स आपने पे किया है साल भर का, वो जितना पे करना चाहिए था, जैसे मान लीजिए हो सकता है आपका एडवांस टैक्स बन रहा हो 1 लाख, आपने पे ही नहीं किया, यहां आ जाओगे तो यहां आ जाएगा कि इसके 90% से कम पे किया, 90% से कम, तब भी हार्म करेगा। यानी आपको एडवांस टैक्स के इंटरेस्ट से बचना है तो कम से कम अपने एडवांस टैक्स का 90% आप पे कर चुके हो। अगर ऐसा नहीं करते हो तो ये सेक्शन हार्म हो जाएगा। हार्म हो जाएगा तो फिर आपको निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, किस अमाउंट पे निकलेगा? अगर कोई टैक्स नहीं पे किया है, नो टैक्स इज पेड अंडर 140A। 140A क्या है? सेल्फ असेसमेंट। अगर आपने नहीं पे किया है तो एसेस टैक्स, मतलब कितना टैक्स निकला, एक होता है एसेस इनकम, एक होता है एसेस टैक्स। एसेस टैक्स का मतलब होता है कि जो इनकम एसेस करी गई है उस पर कितना टैक्स हुआ माइनस कितना एडवांस टैक्स हुआ, ठीक है। एसेस इनकम माइनस एडवांस टैक्स, ठीक है। इन सब चीजों को बड़ा एग्जाम्पल से समझेंगे, डिटेल में समझ में आएगा। ये चीज हमें बतानी थी, बता दी है, इसको एग्जाम्पल से कर लेंगे, डिटेल में हो जाएगा। यहां से पढ़ने की जरूरत ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है। कब हार्म होगा? जब आप अपने एडवांस टैक्स का 90% से कम पे करोगे तब हार्म होगा, ठीक है। कितना लगेगा इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 1% और पार्ट ऑफ द मंथ। पीरियड कहां से कहां तक होगा, ठीक है, 1 अप्रैल ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, ठीक है, 1 अप्रैल ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। ये पीरियड भी हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे, डिटेल में समझ में आएगा। यहाँ आप समझ नहीं पाओगे, बहुत ही बेकार की बातें लिखी हैं, इन सबको इग्नोर कर सकते हैं। याद रखने वाली ये 2 बातें हैं, एक ये बात हो गई आपकी और दूसरी ये बात हो गई, बस, बाकी सब बेकार हैं, ठीक है। ये सब भी सब हम लोग एग्जाम्पल समझ लेंगे, इसमें कोई नीड नहीं है। सीधा आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल से बेहतर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट पढ़ना है आपको सीधा और आ जाना है एग्जाम्पल 2 पे, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में देखो क्या बताया गया है। ए फर्म है 30 जून 2020 को 1 लाख इनकम का ITR अपना फर्निश कर दिया। ITR में 20,000 एडवांस टैक्स दिखाया गया है, 1,000 रुपये TDS दिखाया गया है, ठीक है। TDS का यहाँ रोल नहीं होता, केवल यहाँ एडवांस टैक्स घटता है, TDS PDS कुछ नहीं घटता, ठीक है। TDS घटेगा लेकिन एसेस टैक्स निकालने में ही घट जाएगा। एसेस टैक्स का मतलब होता है, पिछले वाले क्वेश्चन से समझाते हैं तो आपको एसेस टैक्स का मीनिंग क्लियर होगा। ये सब एडवांस टैक्स घटा मतलब TDS घटाने के बाद जो आएगा उसको एसेस टैक्स बोलेंगे,
ठीक है, यहाँ एडवांस टैक्स भी कट गया है, इसको ना समझो, यहीं से समझोगे तो डिटेल में आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर एओ ने पास किया एक असेसमेंट ऑर्डर जिसमें 5,000 इनकम इंक्रीज कर रहा है, मतलब 1 लाख इनकम आईटीआर में दिखाए हो और वो आपकी एसएस इनकम कितनी हो गई 1 लाख में 5,000 ज़्यादा, यानी आप कह सकते हो एसेस्ड इनकम कितनी हो गई हमारी 1,05,000। ठीक है, तो देखो कैसे निकाला जरा, बहुत ही सिंपल है। 1,05,000 में आपको टैक्स भरना चाहिए था, तो एसएस इनकम हो गई 1,05,000। 1,05,000 पे फर्म पे लगता है 30%, यानी आपको टैक्स कितना भरना चाहिए था 31,500। ये आपकी टैक्स लायबिलिटी हुई। सेस जोड़ने के बाद ये फिगर आ रही 32,760। इस पे आपको क्या घटाना है, टीडीएस और टीसीएस, बस एडवांस टैक्स नहीं, केवल टीसीएस और टीडीएस। एडवांस टैक्स माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट निकालेंगे, पहले हम लोग ये निकालें एसएस टैक्स कितना हुआ, इसमें टीडीएस माइनस कर दोगे तो आ जाएगा एसएस टैक्स, यानी आप यहां तक पहुंच गए हो इस वाली बात तक। एसएस टैक्स में पहले आपको देखना पड़ेगा इस एसएस टैक्स का 90% कितना हुआ, तो 31,760 का आपको 90% निकालना पड़ेगा। इसका 90% निकाला तो 28,000 आया, यानी अगर इससे कम आपने एडवांस टैक्स पे किया है तो इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन इंटरेस्ट लगता पूरे पे ही है। सिस्टम क्या है समझो, एग्जांपल समझो बेटा, आपका एडवांस टैक्स हुआ 1 लाख, मतलब एसएस टैक्स है 1 लाख। आप अगर मान लो 85,000 एडवांस टैक्स भरते हो तो आपका 90% से कम हो गया, लेकिन हम ये नहीं होगा कि पहले 90% निकाल लें और फिर 85,000 से डिफरेंस निकालें। सिस्टम समझ लो, यानी ब्याज आपको पूरे भरना पड़ेगा। एग्जांपल देखो बेटा, मान लीजिए आपका एसेस टैक्स जो है 1 लाख रुपए, तो इसका 90% निकाला तो 90,000 आया, और एडवांस टैक्स आपने मान लो इससे कम जमा किया 88,000। तो ये नहीं होगा कि 2,000 पे ब्याज भरोगे, ब्याज आपको इंटरेस्ट इस पे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको 12,000 पे। ये केवल चेक करने के लिए है, अगर इससे ज्यादा जमा कर दिया होगा तो माफी, इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। इससे कम पे किया होगा तो निकालेंगे एसेस टैक्स और एडवांस टैक्स का ही डिफरेंस। ये चेक करता है, ये बताता है कि तुम्हें इंटरेस्ट पे करना है कि नहीं, बाकी इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन में कोई यूज नहीं होगा। इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है। तो वही चीज यहाँ पे है, तो 31,760 का 90% निकाल लिया कि चेक कर पाए कि ऐसा तो नहीं कि इससे ज्यादा एडवांस टैक्स पे कर दिया हो। तो ये 90% वाला ज्यादा है, एडवांस टैक्स कम है, यानी अप्लीकेबल हो जाएगा। वही यहाँ लिखा है, सिंस एडवांस टैक्स पेड बाय फर्म इज लेस देन द 90% ऑफ एसेस टैक्स, तो 234 भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ब्याज जो कैलकुलेट किया जाएगा वो इन दोनों के गैप पे ही किया जाएगा। इन दोनों गैप निकालोगे 11,760 आएगा, और 11,760 में 100 रुपए के नियर अबाउट में लाओगे तो 11,700 होगा। और डिफॉल्ट कितना किया गया है समझो, 30 जून को आपने आईटीआर भरा है, ठीक है, और जो ये असेसमेंट कंप्लीट हुआ है वो कब हुआ है 29/3/2021 को। तो यही यहां लिखा हुआ था कि असेसमेंट डेट से लेके फर्स्ट डे ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो ये किस असेसमेंट ईयर का होगा, 30 जून को भर रहे होगे, यानी कॉमन सेंस है 20-21 असेसमेंट ईयर का होगा, ठीक है। 30 जून 2020 को भर रहे होगे तो 20-21 असेसमेंट ईयर का होगा, यानी 19-20 प्रीवियस ईयर का होगा। इस असेसमेंट ईयर यानी इसका असेसमेंट ईयर क्या आएगा 2020-21, और इसकी स्टार्टिंग डेट क्या होगी 1/4/2020। तो जो पीरियड होगा, यानी इसका जो पीरियड होगा इंटरेस्ट का, वो कब होगा 1/4/20 से, जब आपका ये कंप्लीट हुआ है। यहां तक निकालोगे तो ये 12 महीने आ रहा है। तो इस तरीके से ये 12 महीने कैलकुलेट करके यहाँ लिखे गए। यहाँ लिख दिया है अप्रैल से लेके मार्च तक। इस पे 11,700 पे 1% इंटू 12 महीने 1400-400 रुपए का आपको ब्याज पे करना पड़ेगा। बात समझ गए बेटा? तो बहुत ही सिंपल है, यानी इस चीज को इस एग्जाम्पल से समझोगे तो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी
सवाल का सवाल लग जाएगा और टॉपिक का टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे, यानी एग्जाम्पल नंबर 3 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या कहता है? हाउ विल योर आंसर डिफर इफ एसएससी पेज 10,200 एज सेल्फ असेसमेंट टैक्स along with रिटर्न इग्नोरिंग इंटरेस्ट 234C। 234C का इंटरेस्ट नहीं, हमें 234B का ही इंटरेस्ट निकालना है जो हम लोग सेक्शन पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने 10,200 सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे कर दिया है, इसी सवाल में एक चीज और बढ़ जाती ये वाली बात, तो आपका आंसर क्या होता ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ समझो फिर 234B का थोड़ा हिसाब किताब अलग ढंग से चलेगा। ठीक है, कैसे चलेगा समझो। एसएस इनकम कितनी है? 1,05,000 और रिटर्न इनकम कितनी है? 1 लाख। रिटर्न में आपने 1 लाख भरा था और एसएस इनकम आई 1,05,000। इस पे अगर टैक्स निकाले सेस जोड़ के तो इतना आ रहा है। टीडीएस और एडवांस टैक्स माइनस कर दें तो इतना आ रहा है। शॉर्ट फॉल हो गया हमारे इतने फिगर का। ठीक है, शॉर्ट फॉल इतने पीरियड का हो गया। अब एक्चुअली बात समझना, क्योंकि 10,200 जो है वो आपने इस तारीख को जमा कर दिए हैं 30 जून को। 10,200 आपने 30 जून को जमा कर दिए हैं। तो जो डिले हो रहा है ये 12 महीने का, उसकी फिगर अलग अलग आएगी, ध्यान रहे। ठीक है, 10,200 पे 3 महीने का ब्याज निकलेगा। ठीक है, 10,200 पे 3 महीने का ब्याज निकलेगा और जो 11,700 आएगा उस पे पूरे 12 महीने का ब्याज निकलेगा। ठीक है, अब देखो यहां इसका तरीका समझो। पहले क्या किया गया है, इस 11,700 पे 3 महीने का इतना ब्याज आया है, 10,200 पे 3 महीने का इतना ब्याज आया है और इस पे आपको पूरे अभी 9 महीने का भी निकालना है। तो इसी फिगर पे 9 महीने का भी ब्याज निकाला गया है, 162 रुपये आया है। नहीं, इस फिगर पे नहीं, यहाँ पे शॉर्टफॉल निकाला गया है। कैसे निकाला गया है? 11,700 में 9,984 पेड ऑन, अच्छा नोट नंबर, नोट में लिखा हुआ है यहाँ पे कहीं, नोट कहाँ आ गया? अच्छा यहाँ पे देखो थोड़ी कलाकारी है इसकी, बहुत ज़्यादा समझो डिटेल में इसको तब समझ में आएगा। 1 लाख पे जो आपने टैक्स पे किया निकाल के वो 10,200 किया और 10,200 का शॉर्टफॉल आ रहा है, मतलब 31,200 होना चाहिए था। 21,000 आपने एडवांस टैक्स और टीडीएस जमा करने के बाद 10,200 शॉर्टफॉल आया और 3 महीने का अगर शॉर्टफॉल का इंटरेस्ट निकालें तो 306 रुपये आ रहा है। ये इतना आपको ब्याज पे करना चाहिए था, किसमें? आईटीआर जो आपने लेट भरा उसकी वजह से। ठीक, अब एसएस इनकम के अगर माध्यम से चलें तो 11,700 का शॉर्टफॉल आ रहा है, इस पे अगर 3 महीने का ब्याज निकाले तो 351 रुपये आ रहा है। यहाँ तक आपको कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी। ये चीज़ क्या एक्स्ट्रा है समझो। शॉर्ट फॉर्म फॉर जुलाई टू मार्च 1,806 रुपये, ये कैसे निकले ये समझो। 11,700 का शॉर्टफॉल आ रहा था, ठीक है, 10,200 में से 306 रुपये जो ब्याज है उसको माइनस कर लो। यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाई गई है। शॉर्टफॉल टिल जून 2020 इस 11,760। देयर आफ्टर एसएससी हैड पेड 9,984, दैट इज 10,200 शॉर्टफॉल जो था माइनस जो इंटरेस्ट था, ठीक है, वो उसने पे कर दिया। तो इंटरेस्ट फॉलोइंग अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाएगा। अप्रैल 20 से 30 जून तक 11,760 पे, मतलब ये 351 जो निकाले गए हैं वो इस पे निकाले गए हैं 3 महीने का, तो ये आया है 351 रुपये। और जो ये 162 रुपये निकाले गए हैं वो इस अमाउंट पे, ठीक है, 1,806 रुपये पे। 1,806 कैसे निकला? 11,200 में से पहले इंटरेस्ट माइनस करना है और जो फिगर आ जाएगी उसको 11,700 से घटा देनी। देखो यहाँ वही किया गया है। पहले 10,200 में से 306 माइनस किए गए हैं
तो ये नया आया है। और जब 11,760 में से इसको माइनस कर दोगे, यानी 11,760 माइनस इतना करोगे तो ये आएगा 1,806 रुपये। इस 1,806 पे 9 महीने का ब्याज निकाल लोगे, इस पे 9 महीने का ब्याज निकाला गया तो ये 162 रुपये आया है। 351 और 162 रुपये आपका ब्याज हुआ, लेकिन 306 रुपये आप ऑलरेडी पे कर चुके हो ब्याज, तो ये माइनस हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ की जाएगी। 351 प्लस 162 513 हुआ। ऑलरेडी पे कर चुके हैं इंटरेस्ट कितना हम लोग, 306 रुपये। 207 आपको और पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ क्या है, 2 बार काम में आती है। एक बार तो यहाँ ये वाली रकम निकालने में काम में आएगी। इसको कैसे निकाला गया है, 11,760 में से इन दोनों का डिफरेंस निकाल के माइनस किया गया है। ठीक है, या ऐसे कह सकते हो 11,60 में से 10,200 हम माइनस कर लेंगे और 306 प्लस कर देंगे। ठीक है, या इन दोनों का गैप निकाल के माइनस कर लो, या फिर 10,200 माइनस कर लो और फिर 306 रुपये फिर से प्लस कर दो। दोनों तरीके से आ जाएगी वैल्यू। इस पे 9 महीने का निकाल लोगे, दोनों को जोड़ दोगे, जितना आप इंटरेस्ट ऑलरेडी पे कर चुके हो उसको माइनस कर लोगे, इंटरेस्ट पेबल आ जाएगा 234B का। ठीक है, इसको बोलेंगे इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234B। ठीक है, तो यहां तक करो बच्चों, फिर आगे का इसके आगे हम लोग कल आगे पढ़ेंगे। आज थोड़ा नेट प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसके आगे की बात कल पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ तक के जो चीज़ें हमने पढ़ाई है उसके हम आपको स्लाइड दिखा देते हैं, आप पॉज कर करके आराम से लिख लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम सारे पेपर आपको एक बार आराम से धीमे धीमे करके दिखा दे रहे हैं, जिससे आप जहाँ जहाँ दिखेगा वहाँ पॉज करके आप लिख लोगे। एक ये लिखा था हम लोगों ने, अगले पन्ने पे ये सारी थोड़ी कहानी लिखी थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ अंडरलाइन वगैरह किया था, फिर ये कहानी लिखी थी। ठीक है, इस कहानी के बाद यहाँ हमने कुछ लिखा हुआ था, ये तो गलत हो गया था, इम्पोर्टेंट लिखा है। यहाँ पे सारी कहानी लिखी है, ये था, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी तीनों बातें बेकार ही निकली है, बेकार की बातें हैं, इनको हटा सकते हैं। ठीक है, OBS लिख दिया था हम लोगों ने, इसके आगे कुछ नहीं है। फिर एक एग्जाम्पल में कुछ समझाया था, ये सब डिटेलिंग करी थी। ठीक है, इसको अपना नोट कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, जैसे हमने कर रखा है। ये A पार्ट था, ये B पार्ट था, ये बताया था, ये दिखा आपको। ठीक है, ये सारी बातें हैं, इसको नोट कर लेना अपना। और फिर इस पन्ने पे थोड़ी सी ये सारी बातें थी, ठीक है, जो हमने लिखी थी, इतना लिखा था। और एंड में इस सवाल में हमने ये सारी कलाकारी करी थी, तो इसको अपना पॉज करके आराम से लिख लोगे। ठीक है, और फिर ये था लोग। ठीक है, तो सारा दिखा दिया है, इसी में पॉज करके आप लोग नोट कर लो,